प्रतिनिधि हैं उनकी नियत में खोट है, राजनीतिक दम पर नहीं, अपने दम पर काम कर रखे हैं तो आप उसे चुनो। ये मैं किस बल पे बोल रही हूँ? मैं अपनी जनहित याचिकाओं के बल पर बोल रही हूँ। धन्यवाद आप सभी का और आपके सभी दर्शकों का। तो हम चाहते हैं कि जी आप एक बार अपना पूरा परिचय हमारे चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को दें। सबसे पहले मैं एक बार फिर आप लोगों का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपने मुझे अपना परिचय देने का मौका दिया। कोई भी नया प्रतिनिधि अगर आए तो लोगों तक उसके बारे में जो बातें हैं वो पहुंचे, ये बहुत जरूरी है। उसका जो भी बायोडाटा है, जिसे हम आम भाषा में कहते हैं, उसका कच्चा चिट्ठा पता होना चाहिए लोगों को कि हमारे बीच कौन इंसान आ रहे हैं। बेशक वो कोई भी समाज सेवी हो या सामाजिक कोई भी इंसान है, अगर हमें समाज से जुड़ना है तो हमें उनका दुख सुख पता होना जरूरी है। और हमें अगर किसी से जुड़ना है तो हमें उसके बारे में पता होना जरूरी है। तो जी मैं आपको शुरुआत करती हूँ कि मेरी पढ़ाई कहाँ तक हुई है। मैं दिल्ली की रहने वाली थी और मेरी शादी हुई है इधर, और मैंने अपनी जो पढ़ाई करी है वो दिल्ली पब्लिक स्कूल से करी है। और मैं पढ़ाई में हमेशा से एक बहुत अच्छी बच्ची रही हूँ और अपने मम्मी पापा का नाम उसी के माध्यम से आगे बढ़ाया है। स्कूल में मैं स्पोर्ट्स कैप्टन रही हूँ। कॉलेज में मैंने वकालत की पढ़ाई की, BBA LLB करा दिल्ली के जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है IP यूनिवर्सिटी दिल्ली से, उसमें भी मेरे मेरिट में नंबर रहे। और लॉ चुनने का मेरा सिर्फ एक ही रीजन था, क्योंकि बचपन से मैंने देखा है अपने पेरेंट्स को, अपने माँ बाप को, कि वो समाज सेवा से जुड़े हुए हैं। हमेशा से देशभक्ति देखी है और खुद महसूस करी है। तो अपने स्वतंत्रता सेनानियों के परचनों पे चलकर मैंने वकालत को अपनी पढ़ाई का जो है मीडियम चुना कि मैं वकालत करूंगी और वकालत से ही आगे अपने देश को सर्व करूंगी। उसके बाद जैसे BR अम्बेडकर, महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, ये जो सभी हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं जिन्हें रिफॉर्मर्स कहा जाता है। एक होते हैं रिबेल जिन्होंने लड़ाई करके अपनी बात मनवाई, और एक है जिन्होंने अपनी पढ़ाई के माध्यम से ऐसे पॉलिसीज लाए जो आज तक हम फॉलो कर रहे हैं, जैसे कि हमारा संविधान। तो उनके पद चिन्हों पे चल के, जैसे उन्होंने लंदन से अपनी वकालत की पढ़ाई करी और अपने देश में आके ऐसी क्रांति लाई कि उन अंग्रेजों को जो 200 सालों से हमारे ऊपर राज कर रहे थे उनको हटाया। उन्हीं से अपनी प्रेरणा लेते हुए मैंने अपना काम शुरू किया। मैंने अभी तक अपने शिक्षा के दम पर किया है जो काम कर रहे हैं, बेशक वो लोकतंत्र के लिए हो, अर्थव्यवस्था के लिए हो, वातावरण के लिए हो, या कोई भी ऐसा क्षेत्र है जो सार्वजनिक है, जैसे पानी, बिजली। सबसे पहली याचिका मैंने 2013 में लगाई थी जब मैं कॉलेज में थी, वो थी कि EVM पे प्रतिनिधि की फोटो होनी चाहिए, क्योंकि नाम और सिंबल लोग उसको कॉपी कर लेते हैं और हमारी जो भोली जनता है वो एक ना चाहते हुए भी एक ऐसे इंसान को वोट दे देते हैं जिनको वो वोट नहीं देना चाहते। इस चीज को रोकने के लिए मैंने प्रतिनिधि की जो फोटो है वो EVM पे लगवाई, और अब आप जब भी बटन दबाने जाएंगे आपको जो प्रत्याशी की फोटो है वो दिखेगी, क्योंकि पहचान कॉपी नहीं हो सकती। उसके बाद जब मैं दिल्ली में पढ़ रही थी, मैंने देखा कि मेरा जो पैतृक गांव है नवादा गांव, उधर जो लोग हैं वो बहुत परेशान थे, क्योंकि उनके घरों तक पानी भर रहा था, सड़कें टूटी हुई थी, बिजली नहीं आ रही थी, बिजली के टाके लगे हुए थे, पानी भरने की वजह से वो तारे पानी में जा रही थी, लोगों को करंट लग रहे थे। इस चीज के पीछे मैंने जाना कि क्या रीजन था कि क्यों ऐसा हो रहा है। वो इसीलिए हो रहा था क्योंकि वहाँ के जो काउंसलर थे वो MLA बन गए थे। वो सिर्फ एक गांव नहीं था, 13 ऐसे दिल्ली के क्षेत्र थे जहाँ पे काउंसलर नहीं थे, क्योंकि आम आदमी पार्टी नहीं आई थी। MLA जो काउंसलर थे वो MLA बन गए थे। तो उस टाइम पे मैंने 21 करोड़ का फंड सैंक्शन करवाया और बायपोल्स करवाए, वो भी अपनी जनहित याचिका के थ्रू करवाए। उसके बाद नया सबने सुना था कि दिल्ली में बिजली के बिल कम हो रहे हैं। मैं पेटीएम से ऑनलाइन माध्यम से बिल भरती थी, मैंने देखा बिजली के बिल बढ़ गए, कम नहीं हुए, बढ़ गए। ऐसा क्यों हुआ? उन्होंने बिजली के बिल कम करे थे पर सिर्फ यूनिट चार्ज जो खपत होती है उसको 1 रुपया कम कर दिया था, पर 1 रुपया फिक्स चार्ज जो वो आर्बिट्रेटली मतलब अपने मन से कैलकुलेट करते हैं उन 4 महीनों की जिसमें सबसे ज्यादा खपत होती है।
उसका एवरेज निकाल के फिक्स चार्ज कैलकुलेट करते हैं। और उस फिक्स चार्ज में भी उन्होंने क्या घपला किया था कि जो चीज मान लो 25 रुपए की थी वो 125 की कर दी। इस पे मैंने आवाज उठाई, मुझे बहुत समय लगा, पर उसको वापस फिक्स चार्ज को जो रोल बैक कराया 125 से 25 रुपए पे, वो मेरा काम था। और उस चीज का क्रेडिट बहुत सी पार्टीज ने लेने की कोशिश करी, पर मेरा कभी भी ऐसा नहीं था कि मुझे अपने जो मैंने काम किया उसके बारे में बताना है। पर अब मैं धरातल पे आई हूँ और लोगों के बीच में समाज सेवा पूरा काम कर रही हूँ और आगे उनको सर्व करना चाहती हूँ, उनका प्रतिनिधित्व करना चाहती हूँ। तो ये जरूरी है उन तक ये बातें पहुंचे, ताकि वो अपने जो भी प्रतिनिधि है, ना सिर्फ मैं, जो भी प्रतिनिधि है वो उनकी काबिलियत पर रख सके। अगर उन्हें पता हो कि उनका प्रतिनिधि कितना काबिल है, वो क्या क्या काम कर सकता है और क्या क्या काम उसने पहले करे हैं, तो सोच समझ के अपना वोट डाल सकते हैं। अब काबिलियत किन चीजों पे जज की जाती है कि प्रतिनिधि कितना पढ़ा लिखा है। अगर प्रतिनिधि पढ़ा लिखा होगा, उसमें कानूनी समझ हो, तो फिर उसे पता होगा कि कौन सा काम कैसे करना है, उसको रास्ता ढूंढने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रतिनिधि पढ़ा लिखा होगा तो उसको स्ट्रक्चर करना आसान होगा कि कोई भी काम करना है तो उसका सिस्टम कैसे बनेगा ताकि वो काम इजीली हो और लॉन्ग लास्टिंग हो, ये नहीं कि टेम्परेरी काम हो। दूसरी चीज, वो जो प्रतिनिधि है उस पर कोई आरोप नहीं है। अब जैसे मैं आपको पहले बता रही थी, 30% लोकसभा में ऐसे एमपी बैठे हैं जिनके ऊपर रेप और मर्डर जैसे घिनौने अपराधों के आरोप लगे हुए हैं, जिन्होंने पहले ही किसी का शोषण कर रखा हो या हक मार रखा हो, वो हम तक हमारे हक कैसे पहुंचाएंगे। और तीसरी जो चीज है वो है संपत्ति। जो आज हमारे यहाँ पे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्यों हमारे डेवलपमेंट के काम नहीं हो पाते, उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि हमारे जो प्रतिनिधि हैं उनकी नियत में खोट है। अगर जो नियत है वो साफ हो तो फिर हरियाणा में पैसे की कोई कमी नहीं है। एक साबुन भी खरीदने जाते हैं तो उस पर जीएसटी देते हैं। डायरेक्ट टैक्स तो गरीबों पे नहीं लगते होंगे, पर इनडायरेक्ट टैक्स हर एक इंसान दे रहा है। तो फिर उस चीज को देखने के लिए कि क्या उस प्रतिनिधि की संपत्ति है और क्या उस संपत्ति का यूसेज है, कि कहाँ से वो संपत्ति आ रही है और उस संपत्ति को कैसे यूज किया जा रहा है, ये सब आम आदमी को पता होना चाहिए, एटलीस्ट अपने प्रतिनिधि के बारे में। इस चीज को लेकर भी मैंने अपनी जनहित याचिका लगाई है 3 मार्च को, और इस चीज को सुन के सुप्रीम कोर्ट के खुद के वर्ड्स हैं कि ये जो इन्फॉर्मेशन है, रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन, ये हमारे लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए अनिवार्य है। तो अगर ये तीनों चीजें हमारे जो जनता है, हमारे जो लोग हैं, वोटर्स हैं, उनको ये तीनों चीजें पता हो, तो फिर हमारे देश को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि वो एक सोच समझ के डिसीजन ले सकते हैं। अब बात आई कास्टिज्म, जिसे कहते हैं जातिवाद की, और रिलीजियस जो लड़ाइयाँ होती हैं, धर्म के ऊपर जो कुरीतियां चली आ रही हैं, और भाईचारा मैं उसे कह रही हूँ कि हमारे घर से कोई खड़ा है, बेशक उसमें काबिलियत ना हो, अगर हम इन तीनों जात पात धर्म को लेकर वोट डालें तो उससे क्या होता है, अगर हमें कोई दिक्कत आ रही है तो हम उसके पास भी नहीं जा सकते, आ रही है तो हमारे परिवार का इसका हम नाम कैसे रखें। दूसरा, हमने काबिलियत देख के तो चुना नहीं है, तो अगर काम नहीं हो रहे तो उसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ उन लोगों की है जिन्होंने सोच समझ के वोट नहीं दिया। अगर सोच समझ के वोट दिया जाए तो फिर हमारा विकास की ओर एक कदम बढ़ जाएगा, और हमारा ये हक बनता है कि हम एक अच्छा प्रतिनिधि चुने, कर्तव्य बनता है कि हम एक अच्छा प्रतिनिधि चुने, ताकि हमारा देश तरक्की कर सके, हमारे प्रदेश में विकास हो सके। अब आपका मोटिव क्या है? मेरा मोटिव हमेशा से, जैसे मैं बता रही हूँ, 2013 से मैं देशभक्त रही हूँ और समाज सेवा से जुड़ी हूँ। मेरे दोनों ही परिवार जो है वो सामाजिक हैं, और हमेशा से जैसे बेटियों की शादी में सहयोग हो गया, गरीब परिवार की मदद हो गई, और किसी के भी सुख दुख में खड़ा होना हो गया। हमारी कार एजेंसी है तारा फोर्ड के नाम से, उधर जैसे कोई भी लड़की के नाम से गाड़ी लेने आता था उसको 21,000 रुपए अलग से दिए जाते थे। तो इसी तरीके की जो चीजें हैं, बेशक को ब्लड डोनेशन कैंप्स हो, स्पोर्ट्स में बच्चों को प्रोत्साहन देना हो, पढ़ाई में वजीफे बांटना हो, इस तरीके के काम मेरे दोनों ही परिवार करते हैं, और मैं यही देख के बड़ी हूँ। तो जब मैंने देखा कि एक जनहित याचिका को लगाने में पूरा साल लग जाता है, अगर वही मेरे पास कोई पावर आती है तो वही काम मिनटों में हो सकता है। तो मैं
मैं लोगों से मिलती थी, उनके बारे में जानती थी, उनकी समस्याओं के बारे में जानती थी, तब मेरे मन में हुआ कि मेरे पास वो छड़ी आनी चाहिए जिससे मैं काम करा सकूं। मेरे को रातों की नींद उड़ जाती है जब मैं एक जनहित याचिका फाइल कर रही होती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कोई पॉइंट ऐसा ना रह जाए जो मैं एड्रेस ना करूँ। मतलब समाज सेवा के काम के लिए आपको राजनीति की छड़ी की जरूरत है? बिल्कुल जरूरत है। मैं ये नहीं कह रही कि मैं समाज सेवा बंद कर दूंगी अगर मेरे को ये छड़ी नहीं मिलती, क्योंकि मैं करती आई हूँ, आगे भी करती रहूंगी। लेकिन इस छड़ी के बाद ये जादुई छड़ी जो है, जिसे हम पावर कह रहे हैं, वो काम करने की, अगर वो मेरे तक पहुंचती है तो मैं आज वादा करती हूँ कि मैं किसी को शर्मिंदा नहीं होने दूंगी। मैं लोगों के पास जाती हूँ और मैं उनको अपनी आने वाली रणनीति भी बताती हूँ, और उस रणनीति को मैंने तैयार कर रखा है। उस बेसिस पे लोगों से जाकर उनकी समस्याएं पूछ के मैं डायरी में नोट करती हूँ, और कैसे कैसे किस किस प्रॉब्लम का समाधान होना है वो मैं करने की पूरी कोशिश करती हूँ। मैं किसी एक डिपार्टमेंट की बात करें, किसी एक डिपार्टमेंट की बात करें तो संतरी से लेकर मंत्री तक जैसे बताया जाता है कि सभी भ्रष्ट होते हैं, उसके बीच में अगर कोई एक ईमानदार आदमी है, आपको क्या लगता है उसे नहीं दिख पाएगा? अब गुलाब तो कीचड़, सॉरी, लोटस जो है, कमल तो कीचड़ में ही खिलता है। ये मैं किसी पार्टी के रेफरेंस से नहीं बोलती, पर इसका ये मतलब है कि अगर वो एक कमल का क्या मकसद होता है कि उस कीचड़ को साफ करता है, उस पानी को साफ करता है, तो वो एक अकेला कमल पूरा कीचड़ साफ तो नहीं कर सकता, पर एवरी स्टेप डाउन, हर कदम मायने रखता है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। हो सकता है कि आज मैं खड़ी हो रही हूँ, मेरे को देख के और भी लोग जो मेरे जैसी सोच रखते हैं वो खड़े हों। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि आपने किसी पार्टी का झंडा क्यों नहीं उठाया, क्योंकि मैं अभी अपने लोगों तक अपने विचार पहुंचाना चाहती हूँ। मेरे विचार जिस पार्टी को समझ जाएंगे वो मुझसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, उनसे मैं बात करूंगी, उनके विचार जानूंगी, उसी के बाद मैं कोई पार्टी का झंडा उठाऊंगी। अभी पूरे हरियाणा में इसी तरह आपकी ये कॉन्फ्रेंस चलेंगे या सिर्फ आपने आसपास का ही? मैं, क्योंकि हर चीज का दायरा होता है, हर चीज की काबिलियत होती है। मेरे को बहुत लोग बोलते हैं आप फिर और बड़ा सोचो और बड़ी चीज के लिए एम करो, पर मैं सोचती हूँ जैसे अभी अपनी पढ़ाई के दम पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के माध्यम से काम कर रही थी, अब जहाँ मैं रह रही हूँ, जैसे मेरा कर्म क्षेत्र जो है 7 रोड, वहां से अब मेरी याचिका लग रही है, तो मैंने सबसे पहले अपने नाम के पीछे 7 रोड लिखा कि अगर मेरा याचिकाओं के थ्रू पूरे देश भर में नाम हो रहा है तो फिर उस जगह का भी होना चाहिए। उसी के बाद जो 7 रोड है वो बरवाला हल्के में आता है। बरवाला जो जगह है वो बहुत ही अच्छी जगह है। मैं क्यों कह रही हूँ अच्छी जगह है, क्योंकि वहाँ पे बहुत काबिलियत है, बच्चे पढ़ाई में भी बहुत अच्छे हैं, मेडिकल में इतने अच्छे नंबर लाते हैं, और स्पोर्ट्स में इतने अच्छे हैं, हर एक स्पोर्ट्स है। बल्कि गट्टा एक ऐसा स्पोर्ट है जिसके बारे में मुझे हाल ही में पता चला, वो मैंने यहाँ आके सीखा है। तो जब बच्चों में इतनी काबिलियत है और लोगों में जागरूकता भी है और वो बदलाव चाहते भी हैं, तो मैं उनका एक साधन बनना चाहती हूँ कि वो जो चाहते हैं वो मैं उनका जल्द से जल्द पहुंचा पाऊँ। हो सकता है कि आने वाले टाइम में मैं और एक्सपैंड करूं और लोगों का भला कर पाऊं, पर मेरी जो सोच है, मेरे जीवन का जो मकसद है वो समाज सेवा ही है। जब भी कोई शुरू में राजनीति में आने की कोशिश करता है, वो भी जैसे आप कह रहे हो कि मेरा मकसद समाज सेवा है, उसके बाद सिर्फ वो खुद की सेवा में होता है। बिल्कुल, इसलिए मैंने पहले भी आपको बताया कि लोगों को परखना जरूरी है कि उन्होंने पहले क्या काम कर रखे हैं और उनकी आने वाली रणनीति क्या है, और वो उनका लाइफस्टाइल क्या है, वो करते क्या है, उनकी सोच कैसी है, वो परखना जरूरी है। मैं नहीं कह रही कि मेरी बातों पे विश्वास करो, मैं कह रही हूँ कि मेरे काम देखो, मुझे परखो कि इलेक्शन को 20 साल का टाइम। लोअर क्लास और मिडिल क्लास आदमी सिर्फ और सिर्फ अपनी पूरी जिंदगी परखने में ही निकाल देता है। कोई थोड़ा बेईमान है, कोई ज्यादा बेईमान है, ठीक है। अभी आपने कोशिश की है कि न्यूज को पढ़ो, तो लोग जो पहले ही चोट खाए बैठे, क्या लगता है आपको पढ़ते? जो लोग चोट खाए बैठे हैं वो बोलते हैं ना, दूध का जला झांझ भी फूंक फूंक के पीता है, तो जरूर परखेंगे। अब उनके पास गलती करने का कोई, मतलब एक गलत प्रतिनिधि चुनने का कोई ऑप्शन रहा ही नहीं है। और आप लोगों के माध्यम से मैं लोगों तक ये भी बात पहुंचाना चाहती हूँ, अगर आपको लगता है कि आपको मुझसे भी कोई काबिल प्रतिनिधि मिले जो मुझसे ज्यादा पढ़ा लिखा हो, जिसके पास बेटर रणनीति हो, या जिसने पहले अपने दम पर, राजनीतिक दम पर नहीं, अपने दम पर काम कर रखे हो, तो आप उसे चुनो। मैं देशभक्त हूँ, मुझे ये नहीं है कि मेरे को ही सब करना है। मैं चाहती हूँ मेरे जैसे बहुत लोग उठे, वो कुछ काम करें,
पर काम करे। लोअर क्लास और मिडिल क्लास का जो इंसान है वो सिर्फ इतना चाहता है कि उसके घर में पानी आए, उसके घर में बिजली आए, मगर उसको पैसा ना देना पड़े। अगर मैं थोड़ा सा सोचता हूँ, हाँ जी। अगर कोई आपके अलावा कोई कैंडिडेट ऐसा आता है वो कहता है कि मैं बिजली भी खरीदूंगा, पानी भी खरीदूंगा, एक मिडिल क्लास आदमी क्या करेगा? आपके साथ जुड़ेगा या उसके साथ? मुझे नहीं पता कि मुझे इस माध्यम से बात बोलनी थी या नहीं। अब मैं आपको एक बताती हूँ। पहले बोला गया था कि राशन कार्ड बनेंगे, सबके भर भर के राशन कार्ड बने गए। उसके बाद बोला गया फ्री में रजिस्ट्रियां होंगी प्लॉटों की। सबके पास रजिस्ट्री है, पर किसी के पास प्लॉट के कब्जे नहीं है। बहुत कम लोग हैं जिनको वो प्लॉट मिले हैं, प्लॉट में रजिस्ट्री है उनके नाम पे। फिर बोला बिजली के बिल भरे जाएंगे, बिजली के मीटर फ्री में मिलेंगे। फिर बोला गया कि सिलेंडर फ्री में मिलेंगे। लोगों को फ्री चीजें तो दे दी गई, पर सिलेंडर में गैस कौन भरवाएगा? बिजली के बिल कौन भरेगा? और जिसके नाम पे प्लॉट है, बिजली का मीटर है, सिलेंडर है, वो इंसान गरीब तो रहा नहीं पेपर्स में, तो फिर उसके राशन कार्ड कट गए। जो खाना का सामान मिलता था वो भी रह गया। सरकारी जो भी सुविधाएं होती हैं वो फ्री ही होती हैं। सरकार कोई ऐसी पॉलिसी नहीं बनाती जिसमें वो कहते हैं कि सरकार को पैसे डालो। पॉलिसी बनाई इसलिए जाती है कि लोगों तक सुविधाएं पहुंचे। तो सरकारी जो भी काम है वो निःशुल्क है, ये लोगों को पता होना चाहिए। तो जो भी बोल रहे हैं मैं फ्री में ये करूंगा, फ्री में ये करूंगा, कुछ फ्री नहीं है। जो पैसे उधर से भी लगेंगे वो आप ही लोगों के पैसे हैं, वो जनता के ही पैसे हैं। अब आपका मकसद? मेरा मकसद यही है कि मेरा मकसद इसीलिए बना है चुनाव लड़ने का कि मैं लोगों को सर्व कर सकूं, उनकी परेशानियां मैं समझती हूँ। मेरे अंदर वो एक पारदर्शिता है कि मैं देख पाऊं कि कौन क्या चाहता है और कौन सा काम कैसे होना चाहिए। और ये मैं किस बल पे बोल रही हूँ? मैं अपनी जनहित याचिकाओं के बल पर बोल रही हूँ, क्योंकि जो भी इंसान लॉ बैकग्राउंड रखता है वो जानेगा कि एक RTI लगाने में ही लोग परेशान हो जाते हैं कि हम लगाएंगे तो क्या होगा, जवाब आएगा या नहीं। पर जैसे RTI एक हथियार है, जनहित याचिका एक आम आदमी का जो धरातल पे, जो ग्रास रूट लेवल डेमोक्रेसी जिसको कहते हैं, वो एक वेपन है उसके पास, वो एक हथियार है उसके पास। और वो हथियार मैं बहुत अच्छे से यूज करती हूँ और आगे भी यूज करती रहूंगी। और उसी बल पे मैं कह रही हूँ कि मुझे काम करना है और मैं आगे भी करूंगा और मैं पीछे भी। और कौन सी